नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आंसर राइटिंग सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री सीरीज की और इसमें अभ्यास प्रश्न संख्या 4 होगा। चलिए देखने का प्रयास करते हैं कौन सा प्रश्न है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रश्न है, दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का किस प्रकार से जो घटनाक्रम है, देखिए उन घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए देखेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि किस तरीके से जो लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है पूरी तरीके से ध्वस्त होते हुए नजर आएगी। चाहे हम लोग बात करें रूसी क्रांति की, रूसी क्रांति के बाद से भी वहाँ पे धीरे धीरे साम्यवाद धीरे धीरे केंद्रीकृत सत्ता का रूप लेने लगा, वहाँ पे भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरी तरीके से हनन किया गया स्टालिन के नेतृत्व में। वैसे ही अगर हम लोग वैश्विक आर्थिक मंदी की बात करें तो उससे भी बहुत अधिक समस्या हुआ, कहीं न कहीं फांसीवाद का भी जन्म हो गया। वर्साय की संधि के प्रावधानों को देखेंगे या प्रथम विश्व युद्ध में जिसे शामिल किया गया है उससे नाजीवाद को भी प्रोत्साहन मिला। आगे चल के देखेंगे तो ये धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच बेचारा स्पेन भी फंस जाएगा, स्पेन का गृह युद्ध हो जाएगा और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा, उसका इम्पैक्ट आपको जापान हो गया, चीन हो गया या फिर पश्चिम एशिया के देशों तक देखने के लिए मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा जो डायमेंशन है आपके पास यहाँ पे लिखने के लिए चीज़ें हैं, बिल्कुल आप इसको रट के नहीं लिख सकते हैं। एक आपको ठीक एनालिसिस होना चाहिए, समझ के ही आप चीज़ों को थोड़ा सा आप इसे टच कर देंगे, आपको आसानी से यहाँ पे मार्क्स मिल जाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो आसानी, चलिए अब हम लोग सिनॉप्सिस बना लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग भूमिका में कि दो विश्व युद्धों के मध्य जो भी युद्ध काल था उसको आपको दिखाने का प्रयास करना है कि कितना टेंस था, कितना अधिक चेंजेज आया और उसके बाद से लोकतांत्रिक राज व्यवस्था का पतन का एक कैसे कारण बन रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, कौन कौन सा ठीक है इसके सामने समक्ष चुनौतियां हैं, सबको दिखा दीजिए। और फाइनली निष्कर्ष में भी आपको यही दिखाना है कि द्वितीय विश्व युद्ध की जब शुरुआत हो गई तो उस समय भी देखेंगे तो सबसे अधिक जो समस्या पैदा करता है मानवाधिकार को लेके, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेके, फंडामेंटल राइट को लेके, तो यहाँ पे आपको ठीक है हर हाल में इस की को पकड़ते रहना है, इसको ध्यान में रख के आपको आंसर राइटिंग करते रहना है। देख पा रहे हैं 3 पार्ट है, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन पार्ट। तो पहला वाला है देखिए इंट्रो वाला है और ये वाला जो 2 पार्ट है बॉडी पार्ट है और लास्ट में इसको कंक्लूजन पार्ट है। एक फ्रेमवर्क एक आइडियल कंडीशन होता है, इसको ध्यान में रख के लिखेंगे तो आंसर में भटकाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं भूमिका का। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा दिखा देना है कि दो विश्व युद्धों के बीच की जो अवधि जो देखा जाए तो बहुत कम था, कोई इतना लंबा टाइम पीरियड नहीं था और उसने क्या किया कि एक बहुत बड़े चेंज को इंडिकेट किया। वो चेंज सारा है यहाँ पे, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया। अब देखेंगे तो शुरुआत यहीं से होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चूंकि लेनिन के द्वारा अपने आप को अलग कर लिया जाएगा। अब वहाँ पे जो व्यवस्था आएगी बोल्शेविक क्रांति आप कह सकते हैं कि उसके माध्यम से जो साम्यवादी व्यवस्था आएगी, इतना शानदार उस समय के संदर्भ में देखा जाए तो विचारधारा था उसका एक आइडियल कह सकते हैं ना, एक आइडियोलॉजी विचारधारा के रूप में तो उसका जैसे कोई विचारधारा ही नहीं है, लेकिन हमेशा ही उसका मिसयूज होता आया है, आज तक हो रहा है। तो देखेंगे कि वहाँ पे रूस, ठीक है, रूस में अक्टूबर क्रांति हुई और रूसी गृह युद्ध जैसे घटनाएं आपको देखने के लिए मिलेगी, तो उसमें भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन हुआ और आने वाले समय में स्टालिन आएगा, वो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन करेगा। तो यहाँ पे एक मोटे तौर पे आपने बता दिया कि हमें आंसर राइटिंग को किस दिशा में लेके जाना है। अब बात करते हैं हम लोग बॉडी पार्ट का। लोकतांत्रिक व्यवस्था के पतन का कारण, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है ग्रेट डिप्रेशन, वही 1929-30 का जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ है उससे बहुत अधिक समस्या आई है। देखिए जब भी समस्या आता है ना, जब भी आर्थिक मंदी आती है तो लोग उस समय बाहें फैला के इंतज़ार करते हैं कि कोई हम एक मसीहा ऐसा मिल जाए जो हमारी कठिनाइयों को दूर कर ले। उस समय डजंट मैटर, लोग बस यही देखते हैं कि भाई इस सिचुएशन को ठीक है कोई ठीक कर दे। उस समय कोई भी गवर्नमेंट में किसी भी प्रकार का अगर शासन ठीक है चला रही है, कर रही है, डजंट मैटर, उनको समस्याओं से मतलब होता है। जैसे कि नेपोलियन आया, फ्रांस की क्रांति किस प्रकार से हो रही थी, कितना अराजकता व्यवस्था का दौर चल रहा था, नेपोलियन आया, वहाँ पे राजगद्दी को अपना लिया। तो आपको समझने की यहाँ पे कोशिश करना है। वैसे में यहाँ पे फांसीवादी जो तत्व जो लोग थे उन लोगों ने ठीक है पूरी तरीके से
चाहे इटली की बात करें, जर्मनी की बात करें, वहाँ पे लोगों को ठीक है होता है ना शुरुआती दौर पे लोक लुभावन वायदे करना, कुछ इस प्रकार का कि चलो तुम्हारी सारी समस्याओं को हल कर देंगे। तो धीरे-धीरे यहाँ पे देखेंगे कि फासीवाद तो आ गया, लेकिन इस सब का मंशा तो कुछ और ही रहेगा और इससे भी लोकतांत्रिक सरकारों का पतन होगा। और 1930 के दशक में जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ बना हुआ था, ध्यान रखिएगा उस समय ब्रिटेन और फ्रांस उसका नेतृत्व कर रहा था, ये टूट गया बिल्कुल। आक्रामक तानाशाही हिटलर का पूरा पूरा यहाँ पे आ गया। इसके वजह से पूरे के पूरे विश्व में देखेंगे तो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया, क्योंकि अब ये मामला जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वार में, और सेकेंड वर्ल्ड वार में आपको पता है कि कितने लोग मारे गए, कितनी हिंसक गतिविधियाँ हुई। तो वो भी तो कहीं न कहीं लोकतांत्रिक मानवाधिकारों को जो भी मूल्य है उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ और चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को चुनौती कहाँ-कहाँ से मिल रही है। पहला तो आपको दिखा देना है फांसीवाद, ध्यान रखना है फांसीवाद। इटली में फांसीवाद का जो उदय होता है जस्ट प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। बेचारा प्रथम विश्व युद्ध में उसको भी कुछ अधिक नहीं मिला हुआ था। बहुत सारे लोग उसके भी ठीक है मारे गए थे, उसका भी राष्ट्रवाद आहत हुआ उसके लोगों के नेतृत्व में। वहाँ भी एक समझ सकते हैं कि अराजकता व्यवस्था का दौर आ गया। 1929-30 का जो आर्थिक मंदी है बहुत अधिक उस पे भी इम्पैक्ट पड़ा। तो वहीं पे आएगा एक व्यक्ति आएगा बेनिटो मुसोलिनी करके, ध्यान रखिएगा ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। मुसोलिनी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, पूरा नाम है उसका बेनिटो मुसोलिनी। इसके साथ साथ और जो अधिक कट्टरपंथी जो लोग हैं, इन लोगों के द्वारा एक राजनीतिक समूह का गठन किया गया और उसी समय से देखेंगे तो इटली में तानाशाही व्यवस्था कायम कर ली गई। मतलब तानाशाही इस टाइप का था कि बाहर आपको सॉफ्ट पावर लाना है, जिससे लोगों के बीच दिखाना है कि भाई हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन अपने नीतियों में, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में वहाँ पे आपकी एक कठोरता का ठीक है भाव को अपनाना है। ठीक है, जो भी आपके खिलाफ जाए उसको राष्ट्रवाद के नाम पे उसका दमन भी करना है हिंसात्मक तरीके से। यही किया, ध्यान रखिएगा। इस मुसोलिनी ने भी, ये भी हिटलर से कम नहीं था और स्वतंत्र और सीमित अधिकारों के कारण वहाँ के लोग धीरे धीरे उत्पीड़ित होने लगे। वैसे ही देखिए यहाँ पे जर्मनी में नाजीवाद का भी उदय हो रहा है। यहाँ पे भी देख लीजिए वर्साई की संधि थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद से, कितना खतरनाक था समझिए जर्मनी के लिए, भूल नहीं सकता था। और उस वर्साई की संधि ने जर्मनी को सबसे अधिक, देखिए यहाँ पे अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा ही खतरनाक स्टेप था वो। पूरी तरीके से मतलब समझिए कि इसको पंगु बना दिया गया, जर्मनी को घेर लिया गया, जो भी उस समय ब्रिटेन था, फ्रांस था। इसीलिए इस देश में लोकतांत्रिक संघ की स्थापना नहीं की जा सकी। देखेंगे फिर उसके बाद से वाइमर गणतंत्र आएगा, वो भी बिल्कुल असफल होते हुए नजर आएगा, क्योंकि उतने बड़े जर्मनी को चलाने के लिए देखिए संसाधनों की ज़रूरत थी। एक होता है ना कि पूरा का पूरा एक जो क्रियान्वयन करने के लिए बहुत अधिक रिसोर्स की यहाँ पे ज़रूरत होती है, वो तो इन लोगों के पास था ही नहीं। प्रथम विश्व युद्ध में ऑलरेडी सब इतना डैमेज हो चुका था, औद्योगिकरण भी पूरी तरीके से वहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के बाद से देखेंगे तो बहुत आपको ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलेगा, तुरंत ग्रेट डिप्रेशन भी आ जाएगा, समस्या होगा यहाँ पे। और हिटलर और नाजीवादियों ने यहाँ पे उसका फ़ायदा उठाया पूरी तरीके से, और माना जाता है कि वाइमर गणतंत्र को तो ठीक है किक ऑफ करके हिटलर ने किस प्रकार से उसको ठीक है डैमेज करने के लिए हिटलर ने पूरा का पूरा जोड़ लगाया और उसमें सफल भी हुआ। 1932-33 में देखेंगे तो वहाँ पे हिटलर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट और भी कुछ इम्पैक्ट है, यहूदियों का उत्पीड़न। हिटलर आएगा तो आपको पता ही है, होलोकास्ट की घटना एक मतलब नरसंहार है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि इतिहास में ठीक है अगर मंगोलों के बाद अगर किसी ने उस तरीके से मारा है तो हिटलर ही है। तो यहूदी विरोधी विचारधारा तथा नीतियों को लागू करके यहूदी समुदाय को बहुत ही सदाया। नरसंहार में नाजियों के निर्देश में लगभग देखिए 6 मिलियन लोगों तक माना जाता है वर्तमान में, ठीक है, जो भी डेटा है 6 मिलियन समझ रहे हैं। यहाँ पे 60 लाख लोगों को यहाँ पे लगभग यहाँ पे हिटलर के द्वारा मारा गया, तेजाब में डुबो के। तो बहुत ही हिंसक तरीके से नरसंहार ही उसको बोला जाता है। अब प्रश्न उठता है कि मारा क्यों? मारने का कारण यही था कि हिटलर अपने आप को श्रेष्ठ नस्ल का समझता था। उसको लगता था कि प्रथम विश्व युद्ध में इन यहूदियों ने जर्मनी का पूरा सपोर्ट नहीं किया जितना करना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे कारण थे, ठीक है, जो धीरे धीरे हिटलर ने जर्मनी वासियों को यहूदियों के खिलाफ भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इसीलिए यहूदियों से मनमानी करता रहा। देखिए उनकी नौकरियों से ठीक है प्रतिबंधित कर दिया, शिक्षा, राजनीति, उच्च शिक्षा, उद्योग में सब डैमेज कर दिया। इससे क्या हो रहा था कि जर्मनी वाले जो यहूदी नहीं थे उनको लग रहा था कि चलो भाई हिटलर हमारे लिए कर रहा है, क्योंकि एक जगह से छीन रहा है तो दूसरी जगह तलाक दे रहा है। तो कहीं न कहीं हिटलर की गलतियों के साथ साथ उस समय जर्मन जनता की भी उतनी ही गलती है जो इस प्रकार का तानाशाही व्यवस्था को
उस समय सब सपोर्ट कर रहा है। अब आइए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे स्पेनिश गृह युद्ध 1936 से लेकर 1939 तक। ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसको माना जाता है, मतलब माना जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। किस प्रकार से देखिए, नेपोलियन महाद्वीपीय व्यवस्था में जाके फंस गया। नेपोलियन चूंकि यूरोप का है, ध्यान रखिए, और यूरोप का व्यक्ति जाके महाद्वीपीय व्यवस्था में अर्थात रूस में जाके फंस गया, जो उसके पतन का कारण बना। वैसे ही ये स्पेनिश गृह युद्ध है। इस स्पेनिश गृह युद्ध में माना जाता है कि हिटलर ने एक प्रारंभिक जो एक मित्र देश सोवियत रूस को यहाँ पे खो दिया, ध्यान रखिएगा। और सोवियत रूस, चूंकि सेकेंड वर्ल्ड में आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार में सोवियत रूस मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ता है। ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए बोला था इतिहास, ठीक है, दोहरा रहा है। देखिए क्या हो रहा है इसमें, उत्तराधिकार को लेकर स्पेन में वामपंथी, ध्यान रखिएगा, वामपंथी मतलब वहाँ पे साम्यवाद आ गया, सब रसिया वाले, ठीक है, सोवियत संघ वाले वहाँ पे आ चुके हैं। तो वामपंथी और दक्षिणपंथी के बीच यहाँ पे होने लगा, और दक्षिणपंथियों में ये सब मौजूद है, यहाँ पे हिटलर सब यहाँ पे मौजूद है। बाकायदा यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस भी था, लेकिन मामला चला गया, ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, मामला चला गया ब्रिटेन और जर्मनी और सोवियत रूस के बीच, जिसके आप देखेंगे तो कहीं न कहीं उन कारणों में टकराहट का यहाँ पे कारण बनेगा, और आगे चल के इस हिटलर के द्वारा सोवियत रूस पे अटैक भी किया जाएगा। तो इस समय आप देख पा रहे हैं जिस देश के भीतर रूढ़िवादी तत्वों का समर्थन यहाँ पे प्राप्त था, बहुत तो देख पा रहे हैं ना, लगभग 3 सालों तक ये भी स्पेन गृह युद्ध में यहाँ पे, ठीक है, जलता रहा। कोई भी क्षेत्र सेकेंड वर्ल्ड वार में, ठीक है, आप यूरोप का नहीं बचा हुआ था जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आयरन गार्ड, ये भी बहुत समस्या झेला हुआ है। वर्तमान में जो रोमानिया का जो क्षेत्र है इसको, ठीक है, जब सोवियत रूस पे हिटलर ने अटैक किया तो सोवियत रूस वालों ने इसको बोला कि भाई तुम हमारे फेवर में हो जाओ। अब यहाँ पे समस्या क्या था कि यहाँ पे यहूदी लोग, काफ़ी लोग मौजूद थे, तो यहाँ की गवर्नमेंट सोवियत रूस के नज़दीक ना आके उस समय लगा कि हिटलर काफ़ी पावरफुल आदमी है। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब पूरी तरीके से हिटलर के नज़दीक आ गया। यही बहुत बड़ी समस्या का कारण है। अब हिटलर के नज़दीक आने का मतलब है यहाँ के, उस समय तो भाई अच्छा खासा प्रभाव था, इम्पैक्ट यहाँ पे चल रहा था, लेकिन जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा, हिटलर, ठीक है, उसका अंत हो जाएगा, तो इनको भी बहुत अधिक समस्या झेलनी पड़ेगी। और इस बड़े से एरिया को देख पा रहे हैं ना, रोमानिया वाला एरिया को धीरे धीरे इसके किनारे किनारे भागों को पूरी तरीके से डिवीजन कर लिया जाएगा, बंटवारा कर लिया जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती भाग में देखिए रोमानिया एक दूरदर्शी आंदोलन और राजनीतिक दल को आयरन गार्ड का नाम दिया। यहाँ पे आप समझ पाएंगे यह अति राष्ट्रवादी था, यहूदी विरोधी था, साम्यवाद विरोधी था, ध्यान रखिएगा, यहूदी विरोधी देखिए हिटलर, साम्यवाद विरोधी हिटलर, पूंजीवादी विरोधी हिटलर, रूढ़िवादी ईसाई धर्म को बढ़ावा देने वाला था। तो यहाँ भी बहुत बड़ी समस्या थी। इसके अलावा कुछ और बाहर भी हम लोग देखते हैं कि यूरोप के बाहर भी सबका इम्पैक्ट किस कदर हावी है। तो यूरोप से बाहर देखिए फासीवाद, जैसे कि पूर्वी एशिया हो गया, मध्य पूर्व या फिर दक्षिणी अमेरिका में, यहाँ पे इसका इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे चीन में कुओमिंतांग दल का आप लोगों ने नाम जरूर ही सुना होगा, ठीक है, कुओमिंतांग दल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये लोग भी 1930 के दशक में ये लोग नाजीवाद का समर्थन करते हुए नजर आएगा। यही कुओमिंतांग दल आपको याद होगा, ठीक है, आगे चल के इसका जो संबंध है धीरे धीरे सन यात सेन से भी जुड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से जापान में देख पा रहे हैं सेगो नाकोनो द्वारा तोहोकाई नामक एक नाजी आंदोलन का गठन किया गया, क्योंकि जापान उस समय धुरी राष्ट्रों के फेवर में था, जर्मनी के फेवर में था। उसी तरीके से इधर इराक के तरफ भी देखेंगे तो यहाँ पे भी ये एरिया भी अछूता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत अधिक, ठीक है, कम्युनलिज्म प्रॉब्लम के रूप में आप समझ सकते हैं। इराक हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, शिया सुन्नी विवाद, या फिर मुस्लिम कम्युनिटी भी वहाँ पे काफ़ी, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग आप कह सकते हैं कि संप्रदाय में, वर्ग में लोग बटा हुआ है। इराक का अलमुथुन्ना क्लब एक अखिल अरब आंदोलन था जिसने नाजीवाद का समर्थन किया, और कैबिनेट मंत्री जो उसका था सैफ शौकत के माध्यम से इराक सरकार में अपना प्रभाव का प्रयोग किया, जिन्होंने एक अर्धसैनिक युवा आंदोलन का गठन भी किया गया, ठीक है। उसी तरीके से देखिए इसका इम्पैक्ट औपनिवेशिक शक्तियों के रूप में जापान का भी उदय हुआ। जापान का औद्योगिकरण देखिए बहुत ही आप कह सकते हैं कि शुरुआत में बिल्कुल फोटोकॉपी था अमेरिका का, यूरोप देशियों का, वहाँ से मशीनों को ला के ये सब औद्योगिकरण किया। और उस समय उसके पहले क्या था, जापान में एक सामंतवादी व्यवस्था थी, लेकिन वह था कि जल्दी ही
उन सामंतों ने अपनी पूरी की पूरी जो शक्ति है, ठीक है, इस मेजी सिस्टम के अंदर यहाँ पे रख दिया गया। माने केंद्रीकृत सत्ता आ गई जापान में, लेकिन वो केंद्रीकृत सत्ता जापान के लिए बहुत शानदार तरीके से काम किया और औद्योगिकरण को पूरी तरीके से कॉपी करते हुए अपने यहाँ डेवलप करने का प्रयास किया। इसमें जापानियों को काफ़ी हद तक यहाँ पे श्रेय दिया जाना चाहिए। इसीलिए जापान कभी भी अपने आप को उस दौर में देखेंगे, ठीक है, जापान की इतिहास बहुत खतरनाक रही है, देखिए, ठीक है। जापान उस दौर में कभी भी अपनी तुलना एशियाई के देशों से नहीं करता था। उसको लगता था कि यही एशिया में तो सबसे जो सर्वश्रेष्ठ हैं हम ही हैं। वो अपनी तुलना पश्चिमी देशों से, अमेरिका से करते हुए नजर आता है। इसीलिए बेचारा देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार में कैसे शामिल हो गया। जैसी करनी वैसी भरनी होता है, ठीक है। चलिए, अब कुल मिला के निष्कर्ष में आप देख पा रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ का प्रयास बुरी तरीके से फेल हो गया, जिसकी वजह से लोकतांत्रिकरण को खतरा हुआ। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ भी समझना है आपको कि मेजी जो व्यवस्था आया, केंद्रीकृत सत्ता आया, तो केंद्रीकृत सत्ता कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का ही प्रयास करेगा। देख पा रहे हैं, अब निष्कर्ष आ गया। निष्कर्ष में आपको बताना की कोशिश करना है कि राष्ट्र संघ पूरी तरीके से जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद आया वो भी असफल रहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में पड़ गई। उसी तरीके से 1939 में देखिए हिटलर ने जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण किया, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और फिर तो इतना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हनन हुआ, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। करोड़ों में लोग यहाँ पे मारे गए। और देख पा रहे हैं बाद के 6 वर्षों के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में देखेंगे तो बहुत अधिक संख्या में जाने गई, दुनिया भर में किसी भी पिछले युद्ध की तुलना में अधिक भूमि और संपत्ति नष्ट कर दी गई। इसको वर्तमान से भी जोड़ सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूएनओ को लाया गया पूरे विश्व में, ठीक है, शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए। लेकिन अभी भी पश्चिमी एशिया का देश अगर कहीं ना कहीं जल रहा है, यूक्रेन जल रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए प्रश्न चिन्ह तो लगा ही रहा है कि वो समस्या अभी भी इस, ठीक है, वर्तमान में भी हमें समझने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के यही था। अब इसको अगर यूपीएससी में अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, और अगर बाकी स्टेट पीसीएस, बीपीएससी हो गया, ईबीपीसीएस हो गया, तो इसको थोड़ा और इलोबरेट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो छोटा बड़ा करने में मुझे नहीं लगता है कि कोई यहाँ पे समस्या होनी चाहिए। इसीलिए आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर बीपीएससी के लेकर आए, यूपीपीसीएस लेकर आए, कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक बार आप सिविल सर्विस के दौरान हिस्ट्री ऑप्शनल ही होता है। एक बार थ्रू आउट सिलेबस को पढ़िए, पिछले साल के प्रश्नों को देखिए, उससे आपको समझ में आएगा। उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर राइटिंग करते चलिए। किस प्रकार प्रश्नों की प्रकृति है उसको आप लोग देखते चलिए। आसानी से सारी क्लियर मतलब चीज़ें आपको सॉर्ट आउट होती चली जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। आज का जो प्रश्न है, बार बार मैं बोलता हूँ, आपका हाथ है पेन है, चलाना पड़ेगा तभी रिजल्ट आएगा। बिना ऑप्शनल के कभी भी आपका मेरिट में, ठीक है, नंबर नहीं आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों को स्पष्ट करना है। कौन कौन से, बहुत ही आसान सा, ठीक है, प्रश्न है। थोड़ा सा रचनात्मक तरीके से लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई भी क्यूरी है अपना फीडबैक है देते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।